आप लोगों को स्क्रीन अगर नहीं विजिबल होगी तो मैं इसको मिनिमाइज कर दे रही हूँ, क्योंकि फुल स्क्रीन आते ही स्क्रीन शो नहीं होती है। तो चुनावी राजनीति में हम जाति को आज हम देखते हैं। तो चुनावी राजनीति में जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो भारतीय राजनीति है हमारी, उसमें जाति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक बन गई है। एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन के उभर रही है जाति। तो चुनावी राजनीति में भी हम देखते हैं कि जाति जो है, चेतना और जो उनके जातिगत संगठन है, उनके माध्यम से ये किस तरीके से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश कर रही हैं। तो जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, चुनावी राजनीतिक व्यवस्था है भारत की, उसमें जब जातियों में इसके माध्यम से जातियों ने राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करना शुरू किया। तो बेसिकली जो भारत की जो चुनावी राजनीति है, इसमें हम जाति के दो पहलू समझेंगे। पहला पहलू है जाति के आधार पर प्रतिनिधि चुने मतलब प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो और दूसरा है, पहला मतलब समझिए कि जाति के आधार पर प्रतिनिधि का चुनाव होता है। तो चुनावी राजनीति में एक पहलू ये है जातियों का कि जाति के आधार पर जो प्रतिनिधि है वो चुना जाता है। और दूसरा पहलू क्या है कि जाति के आधार पर राजनीतिक दल टिकटों का बंटवारा करते हैं। अब हम पहला समझ लेते हैं सबसे पहले कि इसका अर्थ क्या है कि जाति के आधार पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं। यह जो है यह दर्शाता है ये जो कि मतलब कि जो जातियां हैं इनके आधार पर रिप्रेजेंटेशन जो होता है, रिप्रेजेंटेटर जो होता है वो चुना जाता है। मतलब कि अब हम देखते हैं कि जो विधायी निकाय है हमारा, जो लेजिस्लेचर है, उसमें देखेंगे हम कि जातियों को शामिल किया जा रहा है। इन जो जातियां हैं, जो छोटे छोटे संगठन बने हैं जातियों को, इनको जो है लेजिस्लेचर में समाहित किया जा रहा है। और चुनावी सफलता में जो है अब हम देखते हैं कि जातियों की जो भूमिका है वो अधिक बढ़ गई है। तो जो इनका रिप्रेजेंटेशन है वो जातियों के आधार पर होता है, मतलब अभी विधायिका में भी पहुंच रहे हैं। और अब जो चुनावी सफलता मिलती है तो वो कहीं ना कहीं बेस्ड होती है एक तरीके से जातियों पर, मतलब जाति आधारित जो है वो सफलता देखी जाती है। वही जो दूसरा है कि हाँ, ये जो कह रहे हैं ना कि दूसरा इसका पहलू क्या है कि जो जाति के आधार पर राजनीतिक दल क्या करते हैं, वो टिकट का बंटवारा करते हैं। मतलब कुछ राजनीतिक दल होते हैं और टिकट देते हैं, उन लोगों को टिकट देते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि इस जाति के लोग बहुत ज्यादा हैं, और उसमें से एक किसी ऐसे व्यक्ति को वो टिकट देते हैं जो उन पूरी जातियों को उन पूरी जातियों का वोट जो है वो ले सके। तो जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपना हित देखते हुए क्या करते हैं कि एक ऐसी जाति को टिकट देते हैं जो ऐसा कार्य कर सके कि जितनी भी जातियां हैं उनका वोट अपने अंदर ले आ सके और उस पार्टी की विजयी हो सके। अब इस समय हम देखते हैं कि जो जातियां हैं इनकी जो भूमिका है वो अधिक बढ़ गई है। तो इस तरह हम देखेंगे कि जो जातियों की जो आकांक्षाएं हैं वो क्या थी, हमने वो पिछली क्लास में ही पढ़ लिया था कि रोजगार चाहिए उन्हें, स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन में उन्हें और अधिक जो है जगह चाहिए। तो ये सारी चीजों को भी महत्व अब दिया जाने लगा है। जब इनकी भूमिका राजनीति में बढ़ी तो जो इनकी मांगे हैं, लाइक रोजगार की मांगे हैं, शिक्षा की मांगे हैं, या फिर स्वास्थ्य की मांगे हैं, या राजनीति में और अधिक इनके रिप्रेजेंटेशन की मांगे हैं, तो इनके हितों को भी अब ध्यान में रखा जा रहा है। तो एक तरीके से जो है इन जातियों ने राजनीति में अपना स्थान महत्वपूर्ण बना लिया है। अब देखते हैं कि जो कुछ राजनीतिक दल समर्थन का आधार जो है अब हम देखते हैं जाति बन गई है। मतलब कि
जातियों की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका राजनीति में हो गई है कि अब जो दल हैं, जो कुछ दल हैं, मुख्य दल हैं, वो जो है उनका जो जीत है वो कहीं ना कहीं इन जातियों पर निर्भर करती है। इन जातियों पे कैसे निर्भर करती है? जैसे कि आप लोग देखेंगे कि कुछ जो राजनीतिक पार्टियों का निर्माण है वो जो है जाति के आधार पर ही हुआ है। उन दलों का निर्माण जो है वो जाति के आधार पर ही हुआ है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बहुजन समाजवादी पार्टी, जो मायावती की पार्टी है। तो इसका जो बेस है, इसका जो आधार है वो जाति है। ये दलित वर्ग के एक तरीके से इसमें जो प्रमुख वर्ग है वो दलित वर्ग है। इनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस पार्टी का इमर्जेंस हुआ था 1985 में। तो 1984 और 5 में तो ये जो पार्टी बनी थी, बेसिकली इसका जो बेस था वो दलित वर्ग समुदाय था। मतलब दलित वर्ग के जितने भी लोग थे, इसमें दलित वर्ग के लोगों ने मिलकर इस दल का गठन किया और इनका ये मानना था कि हम इसमें जो है इसके माध्यम से अपनी बातों को, अपने हितों को जो है वो पॉलिटिक्स तक पहुंचा सकते हैं, मतलब राजनीति में ले आ सकते हैं, ताकि जो हमारे हित हैं वो पूर्ति उनकी हो सके। इससे पहले हम देखते हैं कि 1980 तक जो है कांग्रेस पार्टी का जो आधार था वो भी दलित वर्ग ही था। मतलब दलित वर्ग का वोट जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत में बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही थी, मतलब उसकी भूमिका बहुत ज्यादा थी। दलित वर्ग जो था, मतलब इसमें पिछड़ी जातियों का भी मत जो है वो समान ही था जितना उच्च वर्ग का मत था। मतलब कांग्रेस पार्टी जब जीतती थी तो उसमें न केवल उच्च वर्गों का मत बल्कि जो दलित वर्ग का मत था वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता था। इसके जीत का जो आधार था 1900 तक, कांग्रेस के जो जीत का आधार था वो भी कहीं न कहीं दलित वर्ग से ही जुड़ा हुआ था। तो जब ये दलित समर्थित जो पार्टियां इमर्जन इनका होने लगा, उद्भव होने लगा इन पार्टीज का, तो पॉल ब्रास है, एक विचारक हैं, ये भी ऑथर है। इनका भी काम जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया पर है, मतलब भारत की राजनीति को ये समझते हैं और मतलब एक सर्वे करते हैं और इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो इन्होंने कहा कि जो ये दलित गठबंधन बना रहे हैं और इनसे समर्थित जो दलों का निर्माण हो रहा है, तो पॉल ब्रास ने इसे जातियों का महागठबंधन कहा। मतलब इन्होंने क्या कहा पॉल ब्रास ने कि जो ये पार्टीज का इमर्जेंस हो रहा है ये जो है एक तरीके से जातियों का महागठबंधन है। मतलब जातियां मिलकर एक महागठबंधन बना रही हैं और ये राजनीति में प्रवेश कर रही हैं। तो एक तरीके से जो है जातियों का यहाँ पर हम राजनीतिकरण देखते हैं। ये रजनी कोठारी है जो इनका मुख्य काम है जातियों के राजनीतिकरण पे। तो उसमें ये क्या कहते हैं कि इनका मानना है रजनी कोठारी का कि राजनीति में जातिवाद जाति के राजनीतिकरण से न कम है न ज्यादा है। मतलब कि जो राजनीति में इस समय जो जातिवाद हो रहा है तो वो जाति के राजनीतिकरण से न कम है न ज्यादा है। मतलब राजनीति पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं कि कास्ट सिस्टम पे जो है वो जो है राजनीतिक दल जो क्या करते हैं, मैंने भी पहले ही बताया कि राजनीतिक दल उनको टिकट देते हैं जो जानते हैं कि इस वर्ग में ये सबसे ज्यादा प्रभावी जाति है, तो हम इस जाति के एक व्यक्ति को टिकट देंगे और ये क्या करेगा कि ये सभी जो जितनी यहाँ पे जातियां उनका मत लेकर आएगा। तो एक तरीके से ये राजनीति में जातिवाद हुआ। तो अब इससे क्या हो रहा है, वो टिकट लिया उस व्यक्ति ने और सबको संगठित किया, गठबंधन बनाया उसने। तो उसके बाद क्या होगा कि अब वो जीतेगा वोट, तो अब वो वोट जीतने के बाद तो वो फिर जीत जाएगा। तो एक तरीके से उस जाति का राजनीतिकरण हुआ। अब वो राजनीति में जाएगा, उस जाति का जो व्यक्ति है वो राजनीति में जाएगा, तो जाति का राजनीतिकरण हुआ है यहाँ।
तो जब राजनीति में जातिवाद होता है तो जाति में राजनीतिकरण होता है। तो रजनी कोठारी यही कहते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, राजनीति में जातिवाद से ही जाति में राजनीतिकरण होता है। तो इनका ये मुख्य मानना था। तो ये कहते कि राजनीति में जाति का प्रभाव अधिक नहीं पड़ा है, मतलब इतना अधिक पड़ा है कहते कि राजनीति में जो जाति है इसका प्रभाव जो है न केवल अधिक पड़ा है बल्कि जाति का राजनीतिकरण भी हुआ है। तो राजनीति में जो जातियों का प्रभाव है वह बहुत अधिक पड़ा है, उसके साथ ही जातियों का जो है राजनीतिकरण हुआ है। जाति जो है भारत में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। तो रजनी कोठारी ये मानते हैं कि जो जातियां हैं इनका जो है राजनीतिकरण हुआ है और ये जो है एक तरीके से भारत में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू जातियां जो हैं वो बन गई हैं। अभी एक सामाजिक संस्था के रूप में जो है बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हैं। अब जो जातियां हैं इन जातियों में इनके अंदर जो है बहुत अधिक परिवर्तन आ रहा है। अब ये राजनीति में आ रही हैं, राजनीतिक दलों के साथ पूरी तरीके से ये घुल मिल गई हैं और राजनीतिक जो दल हैं, बड़े बड़े जो राजनीतिक दल हैं वो इन जातियों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है गैर चुनावी राजनीति में जाति जो है वो उसकी भूमिका गैर चुनावी राजनीति में कैसी है। चुनावी राजनीति में हमने पढ़ लिया, अब नॉर्मल जो राजनीति गैर चुनावी राजनीति है उसमें इनकी भूमिका कैसी है वो हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जैसा हमने पहले ही कहा कि इनमें अब साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है क्योंकि इनमें चेतना का जो है विकास हो रहा है। इन लोगों ने पढ़ना आरंभ किया, आपको जो है आगे बढ़ाना शुरू किया और फिर जो है समय समय पर इनके लिए बड़े सारे ऐसे प्रावधानों का निर्माण हुआ जिसके कारण जो है इन्हें मेन स्ट्रीम में लाया गया। इसमें सबसे बड़ा था आरक्षण, जिसके माध्यम से जो है इनको एक ऐसा स्पेस दिया गया हर राजनीति क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और इवन रोजगार के क्षेत्र में। तो इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई जिसके माध्यम से अब हम देखते हैं कि जो दलित वर्ग के समुदाय माने जाते थे, दलित समुदाय के लोग माने जाते थे, वो अब धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आना शुरू कर रहे हैं। अब वो जो है अपने आप को राजनीति में इंगेज कर रहे हैं और जो है जो और अन्य गैर राजनीतिक चीजें हैं उनमें भी इनकी भूमिका जो है अब ज्यादा देखने को मिल रही है। और ये सब किस कारण हो रहा है? क्योंकि इनमें जो है अब चेतना का विकास हो चुका है, इनकी शिक्षा जो है अब शिक्षा ये प्रॉपर इनको मिल रही है और इनको वो सारी चीजों के लिए एक बेस दिया जा रहा है जिनमें इनको आगे आना चाहिए। अब ये जो है अपने हितों के बारे में सोच सक रहे हैं और अपने हितों की रक्षा भी कर पा रहे हैं। इसी के आधार पर क्या हो रहे हैं, वो संगठित हो रहे हैं, अपने हितों को ध्यान पे रखते हुए वो एक संगठन का निर्माण कर रहे हैं और एक दबाव समूह, संघ आदि जैसे चीजों का निर्माण ये कर रहे हैं। और इनका जो मुख्य मुद्दा क्या है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति में इनका प्रतिनिधित्व, ये सारे इनके मुद्दे हैं। ये संगठन जो है क्या करते हैं, हॉस्टल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला और मंदिर भी ये सारे संगठन कई बार चलाते हैं। तो एक तरीके से जो है ये अपने आप को मेन स्ट्रीम में ले आने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो ये जातिवादी संगठन है ये क्या करते हैं, अपने सदस्य को नेतृत्व दिलाने के लिए भी ये क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं और फिर अपनी ही जाति का कोई व्यक्ति को प्रवक्ता बनवाते हैं और उस संगठन को चलाने के लिए कहते हैं। मतलब अपने ही जाति में से, अपने ही कम्युनिटी में से किसी एक व्यक्ति को उस संगठन का नेता बना देते हैं और उस नेता को बोलते हैं अब आप इस संगठन को चलाइए। फिर अन्य संगठन का निर्माण होता है। ऐसे ही जो है ये बड़े सारे संगठनों का निर्माण कर रहे हैं। संगठन में आप लोग एग्जाम्पल मांगेंगे तो उसमें जैसे आप लोगों ने देखा होगा भीम आर्मी। भीम आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है,
जो दलित वर्ग के लोग हैं उसमें वो प्रॉपर उन लोगों ने मिलकर एक भीम आर्मी नाम का संगठन बनाया है। और भी ऐसे बड़े सारे संगठन हैं, अभी एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा मुझे, बट भीम आर्मी क्योंकि अभी न्यूज में है, कुछ दिन पहले जब चला था ये सीएए का विरोध हो रहा था तो उस समय भीम आर्मी जो है वो प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही थी। तो ऐसे संगठन होते हैं, तो इसमें जो है अपने ही कम्युनिटी से एक कोई प्रवक्ता बना दिया जाता है या नेता बना दिया जाता है, और फिर ये जाति संगठन जो है अपने सदस्यों के प्रति वफादारी निभाते हैं और उनकी जातिगत पहचान को और भी ज्यादा ये मजबूत करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये अपने इन सारी कार्यक्रमों को चलाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो इनकी भूमिका है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है गैर राजनीतिक क्षेत्र में भी। इनके जो अपने कुछ इनका अपना एक कुछ ना लिखित संगठन लिखित संविधान भी है इनका अपना। जो ये संगठन बनाते हैं ना तो अपना एक छोटा सा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाते हैं उसी समय, और उसमें जो है कुछ जाति प्रथा वगैरह के बारे में समिति वगैरह का निर्माण करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन में। और इनके अपने अलग से अखबार होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, बुलेटिन होती है, पत्रिकाएं होती हैं, जिनमें क्या करते हैं इन पत्रकारिताओं के माध्यम से ये अपने सदस्यों को संगठन के बारे में और उस संगठन की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि जो इनके सदस्य हैं वो जान सके कि संगठन क्या कर रहा है हमारे लिए। और ये जातियां क्या करती हैं, अपने बीच एकता बनाए रखने का पूरा प्रयास करती हैं। तो इस तरीके से ये इनके कुछ जो हैं गैर राजनीतिक कार्यक्रम हैं जो ये करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जाति एवं राजनीति में मुद्दे क्या हैं इनके, कि मतलब जो राजनीति में जब जातियां जा रही होती हैं तो उनके मुख्य मुद्दे क्या होते हैं, क्या उनके मतलब आकांक्षाएं होती हैं, क्या अभिलाषाएं होती हैं जो उन्हें राजनीति में जाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो सबसे पहला जो मुख्य होता है वो होता है आरक्षण का मुद्दा। आरक्षण जो एक भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है, और इसमें हम देखते हैं कि ये जो आरक्षण है, ये जो जातियां हाशिए पर हैं, मतलब एक तरीके से बहुत लोअर मानी जाती हैं, उनके लिए ये प्रावधान किया गया है। बेसिकली पिछड़े वर्गों से संबंधित है आरक्षण का प्रावधान, जिसमें जो है सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं उसमें आरक्षण देकर इनको हकदार बनाया जाता है कि आप भी इसमें, इनका भी हक है, और वो आरक्षण के माध्यम से पूरा किया जाता है। तो अनुसूचित जो जातियां होती हैं जिन्हें एससी कहते हैं, इनको शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए पंचायतों, ग्राम पंचायतों और जो स्थानीय प्रशासन है, इनमें जो निकाय हैं, इन सारे जगहों पर आरक्षण का जो है इनके लिए प्रावधान किया गया है। बेसिकली एक तो शिक्षा संस्थान में, स्थानीय प्रशासन में और पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, इन सब जगहों पर जो है इन्हें आरक्षण मिला हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो आरक्षण का मुद्दा है वो जाति की राजनीति से जुड़ा हुआ है। जो मतलब जातियां जो राजनीति में जाने के लिए प्रेरित होती हैं, बेसिकली आरक्षण को लेकर जाती हैं। मतलब एक मुद्दा ऐसा है कि उसको वो ध्यान में रखते हुए जाती हैं। ये जातियां जो है आरक्षण से, या तो जब जो राजनीति में जो जा रही होती हैं तो उनका मुख्य मुद्दा क्या होता है, या तो वो अपने लिए आरक्षण की और अधिक मांग करने के लिए जाती हैं, या फिर जो कुछ वर्ग आरक्षण उनको मिला हुआ है, कुछ वर्गों को, उनको जो है उस आरक्षण से बाहर रखवाने की मांग करती हैं। मतलब या तो वो अपने लिए आरक्षण की मांग करेंगी, या जो कुछ आरक्षण अननेसेसरी उन्हें लगेगा कि इस वर्ग को बेफालतू में मिला है तो उसको हटवाने के लिए ये जो है बोलेंगी और उसके लिए राजनीति में प्रवेश करेंगी। जो आरक्षण के लिए जो हकदार जातियां हैं वो अपने प्रावधान को बनाए रखना चाहती है, मतलब जो आरक्षण उन्हें मिला हुआ है वो उसे बनाए रखना चाहते हैं, और ज्यादा की मांग करते हैं और कम उसे नहीं होना देना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि आरक्षण के लिए बड़े सारे जो वर्ग थे उन लोगों ने मांगे उठाई थी। तो जैसे कि SC ST OBC का चला था 1990 में, जो मंडल कमीशन आया था, तो मंडल कमीशन के थ्रू जो है OBC को जो है
आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। और इसमें जो है कई बार होता है कि इनमें विरोध होता है और आपसी टकराव भी देखी जाती है कि आरक्षण इसके लिए क्यों दिया जा रहा है, इस कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो बेसिकली जो है इनमें आपसी टकराव चलता रहता है। तो एक तरीके से इसके लिए भी कई बार जो छोटी जातियां हैं वो आंदोलन कर देती हैं कि जब ये आरक्षण दिया गया 1990 में ओबीसी वगैरह को, तो कई जगह पे इसके विरोध में आंदोलन हुए, कई जगह पे इसके समर्थन में आंदोलन हुए। तो एक तरीके से जो है जब आरक्षण की नीति लागू होती है तो इसके लिए भी कई विरोध, कहीं समर्थन, ये नीतियां चलती रहती हैं। तो उसमें समर्थन में कई बार छोटी जातियां आती हैं, कई बार विरोध में आती हैं। तो इस प्रकार जो है वो इन तरीकों से राजनीति में हिस्सा लेती हैं। अब देखते हैं हम दूसरा, हिंसा। हिंसा देखेंगे, जाति आधारित हिंसा जो है वो बहुत ज्यादा होता है हमारे समाज में। तो भारतीय समाज में जाति आधारित हिंसा जो है दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप लोग सुनते होंगे, वो हिंसा किसी भी प्रकार की हिंसा हो, लाइक फीमेल्स जो हैं, दलित, आप लोगों ने सुना होगा कि दलित महिला के साथ रेप हुआ, या फिर दलित महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ, उनका शोषण किया गया, उन्हें पानी लेने से मना कर दिया गया, उन्हें किसी शिक्षा संस्थान में जाने से मना कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है इनके साथ कई प्रकार की हिंसाएं, यातनाएं और कई प्रकार का शोषण जो है वो किया जाता है। तो बेसिकली ये जातिगत भेदभाव के आधार पर ये हिंसाएं जो है की जाती हैं। तो इसके विरोध में जो है कई बार गठन होता है, संगठन बनते हैं जो राजनीति में जाते हैं। जैसे कि एक हिंसा का एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे तो बिहार और आंध्र प्रदेश में वहां पर संवैधानिक लोकतंत्र में जो है दलित उत्पीड़न किया गया था, एक दलित थी, उसका उत्पीड़न किया गया था। तो वहां पर जो है जातीय हिंसा जो है बड़े जोरों शोरों से हो गई थी। मतलब जातियों ने मिलकर हिंसा, जिस जाति की वो महिला थी वहां पर हिंसा कर दिया गया उन जातियों के द्वारा। तो ये सारी ऐसे एग्जाम्पल जो है वो हमें देखने को मिलते ही हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा आर्टिकल 15 नाम से एक मूवी बनी है, आयुष्मान खुराना की है। अगर आप लोगों को टाइम मिले तो देखिएगा। आर्टिकल 15 नाम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 15 है बेसिकली वो उस पर बेस्ड है। और एक उसमें दलित जो महिला होती है उसका रेप कर दिया जाता है और प्लस उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। तो ऐसे जो है ये एग्जाम्पल, ये मूवी जो है बेसिकली एक वास्तविक घटना पर बनी है। उन्नाव की पीड़िता होती है ये, उन्नाव में एक दलित लड़की होती है जिसके साथ ये सारा शोषण वगैरह होता है। तो बेसिकली इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया कि हमारा जो आर्टिकल है 15 कहता है कि बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, शोषण जो से मुक्ति होनी चाहिए, जातिगत कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उसके आधार पर जब उस लड़की का केस फाइल किया गया तो कानूनी जो कार्यवाही थी वो ज्यादा नहीं चल पाई। मतलब एक तरीके से कानून ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। बट बाद में वो सारी चीजें होती हैं, उसका विक्टिम जो होता है वो पकड़ा जाता है। तो एक तरीके से पहले जो होते हैं केसेस जब बनते हैं तो मना कर दिया जाता है इस आधार पर कि ये तो छोटी जाति का है, छोड़िए इसको, कौन डील करेगा। तो एक तरीके से भेदभाव का जो है आधार अभी भी हम देखते हैं अपने समाज में। और जो दलित होते हैं, जो कुर्मी माने जाते हैं और जो पासी वगैरह माने जाते हैं, इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो साफ करते हैं गटर वगैरह, उन लोगों के भी जीवन में यही सारी चीजें होती हैं, उन्हें अछूत माना जाता है। अभी भी ये सारी चीज जो है हमारे समाज में देखने को मिलता है। और ये आप लोगों को ऐसे कई करंट इश्यू भी मिल जाएंगे, अगर आप लोग सर्च मारेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को इस पर मिलेगा कि दलित हिंसा जो है वो किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से जो दलित हैं वो भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। तो एक जो हिंसा है ये आधार बनती है जो दलित वर्ग है या समुदाय है उसको राजनीति में आने के लिए। तो एक तरीके से हिंसा भी एक कारण है।
फिर तीसरा है जातिवादी प्रतीक एवं राजनीति। तो जो जातिवादी प्रतीक है, प्रतीक मतलब सिंबल जिसे माना जाता है, तो ये क्या करता है, ये भी एक तरीके से ऑर्गेनाइज करता है जातियों को। मतलब ऐसी इनकी चिन्ह होता है, ऐसा कोई इनके पास एक सिंबल होता है जिसके थ्रू एकत्रित होते हैं ये सारे लोग, और इन प्रतीकों से संबंधित जितनी भी जातियां होती हैं, इनमें जो है एक आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है कि हमें एकीकरण बनाकर रखना है, हमें एकीकृत होकर रहना है, और अपने जो हमारा कम्युनिटी है उसके भले को ध्यान में रखना है। तो हम देखते हैं कि जो 1995 से लेके 2012 के बीच में उत्तर प्रदेश में जो मायावती की अगुवाई में 4 सरकारों ने जाति चिन्हों का प्रयोग किया था, और उसके महत्वता के चलते ही इन चिन्हों के द्वारा जो है वो राजनीति में जो है कई बार उनको जीत हासिल हुई। मतलब सिंबल के थ्रू ऑर्गेनाइज, जैसे उनका अगर मान लीजिए हाथी सिंबल है, तो उस हाथी का भी कुछ ना कुछ लॉजिक है उनको लेकर कि हमने हाथी सिंबल क्यों बनाया है। बट इसके विपरीत इसको हटा कर देखें तो इन्होंने जब अपने संगठन को ऑर्गेनाइज किया एक तरीके से, तो एक सिंबल बनाया, उस सिंबल के आधार पर इन्होंने उन जातियों को एकत्रित किया, बेसिकली दलित जातियों को। और उत्तर प्रदेश में अनेक गांवों में हम देखेंगे कि वहां पर अंबेडकर गांव की संज्ञा दी जाती है। माना जाता है कि अंबेडकर भी एक सिंबल जैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं। अंबेडकर भी, उनकी प्रतिमूर्ति जो बनाई जाती है वो एक तरीके से सिंबल के रूप में ही बनाई जाती है। दलितों के मसीहा माने जाते हैं अंबेडकर, तो जब उन्हें एकत्रित करना होता है तो अंबेडकर का सहारा भी ये लोग लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ये राजनीति में उस सिंबल्स के थ्रू प्रवेश करते हैं। तो ये 3 चीजें हैं, 3 मुख्य मुद्दे हैं जिसके थ्रू जो है जातियां राजनीति में प्रवेश करती हैं। ओके, होपफुली आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे।